हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU SOL। आज की हमारी वीडियो सेमेस्टर 1 की होने वाली है और सेमेस्टर 1 में जो हमारी एजुकेशन है, समकालीन भारत में शिक्षा, इस एजुकेशन के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जिसकी मैं एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। और आज हमारी सेकेंड वीडियो होने वाली है, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की चल रही है। और देखिए, ये जो बुक है मैं ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड आज की हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की होने वाली है कि अगर कैसे भी क्वेश्चंस आए तो आप उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और ये पूरी ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप पूरी ही वीडियोज़ को देखना और नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस थे मैं आपको लास्ट वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है पंडिता रमाबाई के शैक्षिक विचारों की समकालीन प्रासंगिकता कीजिए। यानी पंडिता रमाबाई के बारे में जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, उनके ही बारे में हमें बताना है। तो देखिए, पंडिता रमाबाई के जो शैक्षिक विचार थे उनके समकालीन प्रासंगिकता देने के लिए पहले हमें बताना होगा कि पंडिता रमाबाई कौन थी। तो देखिए, पंडिता रमाबाई के परिचय में आप लिख सकते हैं, पंडिता रमाबाई 1858 से 1922 भारत की एक प्रमुख महिला सुधारक और शिक्षा में क्रांति लाने वाली अग्रणीय व्यक्ति थी। यानी ये जो थी, ये महिलाओं के लिए शिक्षा में सुधार और महिला शिक्षा सुधार क्रांति लाने वाली महिला थी, जिनका जन्म 1858 से 1922 में हुआ था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उनके विचार और कार्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। इस लेख में हम पंडिता रमाबाई के शैक्षिक विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि कैसे उनके विचार और कार्य आज भी भारतीय समाज को प्रेरित करते हैं। यानी यही सारी चीज़ें हम इस पूरे ही जो आंसर है उसमें देखने वाले हैं कि पंडिता रमाबाई जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर एक एक करके हम देखते हैं कि आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले आप लिखने के लिए हेडिंग डालेंगे पंडिता रमाबाई की शैक्षिक विचार। अब शैक्षिक विचार में सबसे पहला आप लिखेंगे महिला शिक्षा का महत्व। यानी पंडिता रमाबाई जो थी, उन्होंने महिला शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना था और उन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए कई संस्थान भी खोले, यानी उन्होंने कई संस्थान स्थापित भी किए थे महिला शिक्षा के लिए। ठीक है, तो उनका जो योगदान था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उनका जो उद्देश्य था वो महिलाओं को शिक्षित, आर्थिक स्वावलंबन बनाना था। यानी उनका ये था कि महिला हैं तो उन्हें अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए और किस तरह से समाज को भी एक सकारात्मक रूप में ले जाया जा सकता है। इस वजह से पंडिता रमाबाई ने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे बाल विवाह का विरोध। यानी पंडिता रमाबाई ने बाल विवाह का भी विरोध किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि हमारे देश में अभी तक ऐसी सिचुएशन है कि बाल विवाह हो जाता है, तो इसके विरुद्ध बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक और जातिगत भेदभाव का विरोध। यानी पंडिता रमाबाई ने धार्मिक और जातिगत जो भेदभाव होते हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारे आडंबर हैं, उनकी सभी की खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और सभी को समान मानने का इन्होंने प्रयास किया, ताकि कोई भी जातिगत और कोई भी धार्मिक भेदभाव ना हो, सभी को एक समान रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पितृसत्ता की चुनौतियाँ। क्योंकि देखिए, हमारा जो देश है वो पितृसत्तात्मक देश है, तो यहाँ पर हम पंडिता रमाबाई को पितृसत्ता की जो चुनौतियाँ होती हैं उनसे भी लड़ते हुए देख सकते हैं। क्योंकि पितृसत्ता में महिलाओं की तो कोई स्थिति ही नहीं होती, या फिर ये कहें महिलाओं को कोई भी स्वतंत्रता या फिर कुछ भी नहीं होता, सबका संघर्ष करना पड़ता है उन्हें। तो पंडिता रमाबाई ने इसके भी खिलाफ आवाज़ उठाई और जो महिलाएं होती हैं उनकी जो स्वतंत्रता है, उनके जो अधिकार हैं, उनकी मांग की। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी जोर दिया, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति की स्थिति को दिखाने के लिए। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो कहीं भी स्टेबल नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था या ये कहें आर्थिक स्वतंत्रता को दिखाने की कोशिश की कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे समकालीन प्रासंगिकता। यानी पंडिता रमाबाई की जो समकालीन प्रासंगिकता है, उनके विचार की जो समकालीन प्रासंगिकता है, तो इनके विचार और कार्य जो हैं अधिक प्रासंगिक हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी इनके जो विचार हैं, कार्य हैं, उनको माना जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। भारतीय समाज में अभी भी महिला शिक्षा, बाल विवाह,
जाति और धार्मिक भेदभाव जैसी समस्याएं मौजूद हैं। रमाबाई के विचार हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। यानी देखिए, ये ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से ही ख़त्म हो गए हो। बाल विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, जाति हो गई, धर्म हो गया, धार्मिक भेदभाव जो होते हैं, ये पूरी तरीके से तो ख़त्म हुए नहीं। तो रमाबाई के जो विचार थे, जो उनकी थिंकिंग थी, वो अभी भी हमें रास्ता दिखाने का कार्य करती है कि किस तरह से हम उनसे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आप और लिख सकते हैं महिला शिक्षा। क्योंकि देखिए, अगर महिला शिक्षित होंगी तो वो सिर्फ एक अपने आप को ही शिक्षित नहीं करती, बल्कि अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर देती हैं। तो इसीलिए महिला शिक्षा पे भी आज भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, और ख़ासकर जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, क्योंकि देखिए, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको प्राथमिक शिक्षा नहीं दी जाती। वहाँ तक प्राथमिक शिक्षा पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पंडिता रमाबाई के विचारों पर सोचकर और जो महिलाओं की शिक्षा होती है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो आज भी महिलाओं की शिक्षा के लिए योगदान दे रहे हैं, उनकी प्रोत्साहन किया जाता है, उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बाल विवाह। जो बाल विवाह है वो एक गंभीर समस्या है आज भी हमारे देश के लिए, और पंडिता रमाबाई ने जो बाल विवाह के लिए संघर्ष किया था, उसका विरोध किया था, उसको अत्यधिक प्रासंगिकता दी जा रही है और इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक और जातिगत भेदभाव। जो पंडिता रमाबाई की जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध आज के समाज में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। यानी वो पहले ही नहीं, आज के समाज में भी हम देख सकते हैं धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, और जिसको ख़त्म करने के लिए हमारे भारत देश में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इस भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं पितृसत्ता। पितृसत्ता जो है वो पंडिता रमाबाई पितृसत्ता के खिलाफ विचार और कार्य आज भी महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यानी पंडिता रमाबाई के जितने भी विचार थे वो आज भी पितृसत्ता से किस तरह से लड़ा जाए और महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की बात की जाए, ये आज भी हमें बताते हैं। महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के लिए ये विचार आज भी प्रेरणादायक हैं। यानी आज भी उनके जो विचार हैं, उनकी जो थिंकिंग थी, उनके जो स्वतंत्रता के विचार थे, वो आज भी प्रेरणादायक हैं कि हम किस तरह से महिलाओं के अधिकारों को उन्हें दिलवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे आर्थिक स्वतंत्रता। पंडिता रमाबाई का महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देना आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले के समय ही नहीं बल्कि आज के समय में भी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए महिलाओं के पास, ताकि वो आर्थिक स्वतंत्र रह सकें, अपनी सशक्तिकरण कर सकें, आज के समाज के साथ कदम से कदम मिला सकें। इसलिए उनके पास भी आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं पंडिता रमाबाई की शैक्षिक विचार और उनके कार्य आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनके विचारों ने समाज को नया दृष्टिकोण दिया और महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई। उनकी शिक्षाएं और संघर्ष हमें आज भी प्रेरित करते हैं और भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंडिता रमाबाई की शिक्षा और उसके विचारों की प्रासंगिकता आज भी कायम है और आगे भी रहेगी। उनके योगदान को स्मरण करना और उनके विचारों को अनुसरण करना आज के समाज में आवश्यक है। यानी देखिए, अगर हम उनके विचारों की बात करें तो उनके विचार काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्हें आज भी फॉलो करना, उनका आज भी अनुसरण करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी चीज़ें रियलिटी में मौजूद हैं। जो धर्म है, जाति है, इसके आधार पर भेदभाव होता है, हमारी शिक्षा के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमें पंडिता रमाबाई के जो विचार हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा एक मानव अधिकार है। ज्योतिबा फूले के इस कथन की पुष्टि कीजिए और इनके शैक्षणिक संदर्भ की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी शिक्षा जो है वो एक मानव अधिकार है, ये ज्योतिबा फूले ने कहा है। तो इनका ये जो विचार है इसके बारे में आपको बताना है, और इनके जो शैक्षणिक संदर्भ है, या ये कहें इन्होंने जो शिक्षा में योगदान दिया है, उनके बारे में बताना है। देखिए, ज्योतिबा बाई फूले और इनकी बीवी सावित्री बाई फूले दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए, और बहुत जो दलित लोग होते हैं उनकी शिक्षा के लिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ज्योतिबा बाई फूले जो हैं वो किस तरह से, किस घटना के बाद में
सुधार की मांग करते हैं या फिर सुधार के रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि इनके साथ भी ऐसी ही कुछ घटना हुई थी जो कि मैंने आपको चैप्टर में भी पढ़ाया था। अगर नहीं पता तो आप जाकर चैप्टर देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। पहले आपको थोड़ा सा परिचय लिखना होगा ज्योतिबा फुले के बारे में। भारतीय समाज के एक महान सुधार, शिक्षकवाद और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थन थे। यानी ये जो थे ये एक सुधारक थे, शिक्षकवाद थे और सामाजिक न्याय के प्रबल एक व्यक्ति थे जो कि सुधार करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा को मानव अधिकारों के रूप में देखा और इसके लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी शैक्षणिक दर्शन ने शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने पर जोर दिया, विशेषकर उन वर्गों तक जो पारंपरिक रूप से शिक्षा से वंचित थे। यानी उनका मानना था शिक्षा जो है वो एक मानव अधिकार है जो सभी को मिलनी चाहिए, और इन्होंने इसी कदम में अपनी पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और ऐसे बहुत सारे वर्ग थे जो पहले शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित थे, उनके लिए कार्य किया और उन्हें शिक्षा दिलाने का कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा एक मानव अधिकार। ज्योतिबा फुले ने किस तरह से शिक्षा को एक मानव अधिकार कहा। चलिए देखते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं ज्योतिबा फुले का मानना था कि शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यानी इन्होंने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में बताया था, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, क्योंकि इनके लिए कोई भी जाति, कोई भी लिंग या कोई भी जो धर्म था वो मायने नहीं रखता था, क्योंकि ये खुद भी एक निचली जाति के व्यक्ति थे। इसी वजह से ये सबका विरोध करते थे। उनकी दृष्टि इस बात पर आधारित थी कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए और यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक न्याय की कुंजी माना और समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना का एक संसाधन बनाया। यानी देखिए ये चाहते थे कि सभी वर्गों को एक समान अधिकार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ फेस कर रही थी कि अगर समान अधिकार नहीं होते तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं चाहते थे वो चीज़ कोई और भी फेस करे, इसलिए सभी को समान अधिकार दिलवाने की बात करते थे। और जो न्याय है, न्याय को पाने की बात करते थे, और वो सिर्फ संभव था शिक्षा से, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो कोई भी भाईचारे की स्थापना नहीं हो पाएगी। ये समाज में भाईचारे की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं। जो इनका शैक्षिक दर्शन था उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। चलिए इनके जो शैक्षिक दर्शन थे उनकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं समानता पर आधारित शिक्षा। यानी ये जो थे फूले ये समानता पर आधारित शिक्षा देते थे। उनके लिए जाति, लिंग, कोई भी भेदभाव मायने नहीं रखता था। यानी ये जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करते थे। सभी को समान दर्जा दिया जाता था और सभी को समान माना जाता था इनके नज़र में, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। यानी इनका मानना था कि हर व्यक्ति को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, जो कि हर व्यक्ति की जो नींव होती है उसको रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि समाज में हमारे गरीब और वंचित वर्ग भी थे और सभी के पास इतनी तो पैसे नहीं होते कि वो शिक्षा में लगा सकें, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली बंद हो जाते थे। इसीलिए इन्होंने मुफ्त और अनिवार्य जो शिक्षा थी उसको चलाने का प्रयास किया, और इन्होंने एक स्कूल को भी खोला था, ठीक, जो कि सबसे पहला स्कूल था महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का विरोध। यानी इन्होंने जो धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं होती हैं, जो हमारी मूर्ति पूजा हो गई, अंधविश्वास हो गए, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। और ये जो हमारी प्रथाएं वगैरह होती हैं इन सभी को इन्होंने ख़त्म किया, जैसे कि सती प्रथा हो गई, और इन सभी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इन्होंने बढ़ावा दिया था कि कोई भी व्यक्ति होता है जो पढ़ा लिखा होता है वो तर्कसंगत सोच रखता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विश्वास रखता है। तो ये जो अंधविश्वास है इसको छोड़ने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। अब इन्होंने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का भी सिद्धांत दिया, क्योंकि फूले जो थे वो ये मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकता है, और उसे पूरा अधिकार है, या ये कहें वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सकता है। चाहे वो औरत हो या आदमी हो, सभी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं महिला शिक्षा का समर्थन। यानी इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। फूले ने महिलाओं की शिक्षा को विशेष महत्व दिया, यानी क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं की शिक्षा नहीं होती थी, तो इस वजह से फूले जी ने जो महिलाओं की शिक्षा होती थी उसको ज़्यादा महत्व दिया था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से उनकी आत्मनिर्भरता और सशक्त बनाने का प्रयास किया, और इन्होंने ये प्रयास किया कि किस तरह से महिलाओं को उनकी शिक्षा के अनुसार या शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जा सके और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उनका ये मानना था कि समाज में वास्तविक
सामाजिक विकास तभी संभव है जब महिला शिक्षित होंगी। यानी अगर हम समाज का विकास करना चाहते हैं तो महिलाओं को हमें शिक्षित करना होगा, क्योंकि अगर महिला शिक्षित नहीं होगी तो हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। यही फूले जी का मानना था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समकालीन प्रासंगिकता। अब समकालीन प्रासंगिकता देख लेते हैं। इनकी जो समकालीन प्रासंगिकता थी उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं आज भी ज्योतिबा फूले शैक्षणिक दर्शन की प्रासंगिकता बनी हुई है। इनके विचार आज भी समाज में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उनके समय में थे। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि जाति और लिंग भेदभाव, आर्थिक असमानता और सामाजिक प्रथाएं। फूले के विचारों इन चुनौतियों का समाधान प्रदान करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज के समय में भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं की शिक्षा को लेकर आज भी कई जगहों पर भेदभाव होता है। ऐसे में फूले के विचार हमें यह सिखाते हैं कि समाज में वास्तविक समानता लाने के लिए सभी को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये आप समकालीन प्रासंगिकता के अंतर्गत लिख सकते हैं सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं? इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं ज्योतिबा फूले शैक्षिक दर्शनों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और शिक्षा को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का मार्ग प्रस्तुत किया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के शिक्षा के माध्यम से समानता और न्याय की स्थापना का मार्गदर्शन करते हैं। फूले का शिक्षा को मानव अधिकारों के रूप में देखना और उसके सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास करना शैक्षिक दर्शन की मूल आत्मा है। यानी देखिए, जो फूले जी ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखा और सभी को सुलभ बनाने का प्रयास किया, वही इनकी शैक्षिक जो दर्शन है उसकी मूल आत्मा के रूप में हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने इतना प्रयास नहीं किया होता तो शायद सभी के पास अभी तक शिक्षा नहीं होती, या महिलाएं जो हैं वो शिक्षित नहीं होती, या हो सकता है मैं भी आपको पढ़ा नहीं रही होती। क्योंकि हमारे पास्ट में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए, जिन्होंने लड़कियों के लिए और जो दलित वर्ग होते हैं उनके लिए शिक्षाओं के लिए लड़ाई लड़ी। अगर वो सब नहीं होते तो शायद हम भी इस टाइम पे ऐसे नहीं होते, या हो सकता है मैं भी आपको नहीं पढ़ा रही होती। तो ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले के योगदान की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए, अभी हमने देखे ज्योतिबाबाई फुले जो कि इनके हस्बैंड थे। अब हम देखेंगे सावित्रीबाई फुले जो कि इनकी वाइफ थी। अब इनका क्या योगदान था? जब हस्बैंड इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं जो उनकी वाइफ होगी वो कुछ नहीं करती होंगी। जब वो दूसरों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो अपनी वाइफ को भी तो उन्होंने प्रेरित किया होगा। चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे सावित्रीबाई जो फुले हैं उनकी जो शिक्षा है उसमें योगदान क्या था। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रो देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले का नाम भारतीय समाज में सुधारक और नारीवाद के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इनका योगदान भारतीय समाज में शिक्षा के प्रसार और महिला अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि उन्होंने समाज में हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंचने का भी प्रथम प्रयास किया। यानी देखिए, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की और जो नारीवादी होते हैं उनके रूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। और ये भारतीय जो महिलाएँ होती थी उनके अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए इनका जो नाम है वो अभी भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इनके प्रयासों को। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा का महत्व। अब इनका जो प्रारंभिक जीवन था और इनके जीवन में किस तरह से शिक्षा का महत्व बना उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक जीवन में आप लिख सकते हैं सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायक गांव में हुआ था। यह एक गरीब परिवार से थी और उस समय महिलाओं की शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। इसके पति ज्योतिबा फुले इनके लिए शिक्षा का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाया, लिखाया, सिखाया और फिर उन्हें शिक्षक बनाने के लिए प्रेरित किया। यानी देखिए, जो सावित्रीबाई थी उनके भाई भी पढ़े लिखे थे, तो कुछ लैंग्वेज जो थी वो उनके भाई ने उन्हें घर में ही शिक्षा दी थी, बट वो बाहर नहीं गई थी। फिर उनकी छोटी ही उम्र में विवाह कर दिया गया था ज्योतिबा फुले से। अब देखिए, ज्योतिबा फुले जो थे वो पढ़े लिखे इंसान थे, तो उनकी सोच बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया, लिखाया और शिक्षिका बना दिया, यानी टीचर बनाया, ताकि वो महिलाओं को पढ़ा सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए पहल। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया। यानी 1848 में जो सावित्रीबाई फुले थी उन्होंने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय स्थापित कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उस टाइम के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था महिलाओं की शिक्षा के लिए इससे पहले। तो सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं
की शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की और वहीं उन्होंने पढ़ाने का कार्य शुरू किया। ठीक है, तो वहाँ वो एज अ टीचर भी पढ़ाने लगी थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वंचित वर्ग के लिए शिक्षा। सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले शिक्षा को समाज के हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया। उन्होंने दलित और शूद्रों के लिए स्कूल खोले और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। यानी दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो थे वो दलितों की शिक्षा और जो शूद्र होते थे उनकी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। और सावित्रीबाई फूले ने भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो अपने घर का कुआं होता है वो भी खोल देती हैं। भेदभाव के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और शिक्षा को सुलभ बनाने का इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं विधवा पुनर्विवाह और विधवाओं की शिक्षा। यानी इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और विधवाओं की जो शिक्षा होती है उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया और उस पर भी इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। दोनों ही सावित्रीबाई फूले ने भी और ज्योतिबा फूले ने भी। देखिए सावित्रीबाई फूले जो हैं उन्होंने महिलाओं को समाज में पुनः स्थापित करने के लिए और विद्यालय में जाने के लिए यानी उन्हें शिक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कविता और साहित्य के माध्यम से समाज सुधार। यानी सावित्रीबाई जो फूले थी उन्होंने कविताएं और साहित्य लिखे जिसकी वजह से समाज में सुधार हो सके। तो ये लेखन के माध्यम से भी जो महिलाएं थी उनको वो प्रेरित करती थी, उनकी जो दशा थी उसको उजागर करती थी ताकि जो व्यक्ति हैं और जो समाज है उसको वो सुधारा जा सके और जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। ठीक है, और जो दलित महिलाएँ हैं उनके अधिकारों के हनन होने से रोका जा सके। नेक्स्ट है हमारा समाज सुधार और मानव अधिकार। समाज सुधार और मानव अधिकार किस तरह से सावित्रीबाई फूले ने समाज सुधार के कार्यों में अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ कंधे से कंधा मिलाया। जैसे ये हम देख सकते हैं दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने बहुत कंधे से कंधा मिला के कार्य किया। ऐसा नहीं है ज्योतिबा फूले हस्बैंड थे तो वो अपने मर्दानी दिखाएं कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, ऐसा नहीं था। वो अपनी बीवी को हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर रखते थे और पूरे समाज को यही शिक्षा देते थे कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं किस तरह से, देखिए 1989 में जब प्लेग महामारी फैली थी, यानी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक महामारी फैल गई थी हमारे पूरे भारत में। तो उस समय में सावित्रीबाई फूले ने बहुत ज़्यादा सेवाएं प्रदान की, चिकित्सक के रूप में भी सेवाएं प्रदान की थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे समकालीन प्रासंगिकता, यानी आज के टाइम पे जो इनकी प्रासंगिकता है उसको देख लेते हैं। सावित्रीबाई फूले के विचार और योगदान आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। भारतीय समाज में आज भी महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की आवश्यकता बनी हुई है। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और उनकी सामाजिक सेवाओं का आदर्श आज के समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी शिक्षा के प्रति निष्ठता और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी आदर्श मानी जाती है। यानी उनके जो नियम कानून थे वो आज भी फॉलो किए जाते हैं ताकि सभी लोगों को शिक्षित किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि इसके निष्कर्ष में क्या लिखा जा सकता है। इसके निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए जो योगदान दिया वह अतुलनीय है। उनकी निष्ठता, समर्पण और सहायक ने न केवल महिलाओं के जीवन में क्रांति ला दी बल्कि उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए भी नए अवसर सृजन किए। उनके योगदान को याद रखना और उनके प्रेरणा लेना आज के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यानी अगर हम बात करें तो उनके जो प्रेरणा है उनको लेना और उनके जो विचार हैं उनको सभी को आज भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि उनके जितने भी योगदान थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अभी तक। चलिए फिर हम आगे जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर अभी तक आप जितने भी नोट्स मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो चैप्टर के हों या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हों, आप उनको सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आप उन्हें फ्री में पढ़ सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।